तो वहां पे बाइकार्बोनेट विल एक्ट एज अनएब्जॉर्बेबल एनाइन जो है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन होगी और हाइड्रोजन की सिक्रीशन होगी, जो हाइड्रोजन अमोनिया के साथ मिक्स से अमोनिया बनाएगा। और फाइनल यूरन में यू विल हैव अमोनियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और बाकी जो सोडियम बाइकार्बोनेट रिजॉर्ब नहीं हो सका वो एज सच सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस वजह से पोटेशियम ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा होगा, और अमोनियम बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा। ठीक है, और बाइकार्बोनेट यूरिन में ज्यादा हो जाने की वजह से यूरिन की पीएच हाई होगी। ठीक है, तो दिस इज जनरेशन फेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और मेंटेनेंस फेज में जो थ्रेशोल्ड फॉर बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल और इंक्रीज बाइकार्बोनेट फिल्टर्ड, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो इंक्रीज अमाउंट पहुंचती है दैट इज ऑल एब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो डिस्टल डिलीवरी मिनिमम होती है वहां पे। और ये NaX दूसरे जो सॉल्ट्स हैं जैसे सल्फेट है या सोडियम फॉस्फेट है वो वहां पहुंचता है इंस्टेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम एक्स, ये फास्फोरस, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम सल्फेट वगैरह जब पहुंचेंगे, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, तो आपका यूरिन में अमोनियम एक्स, पोटेशियम एक्स जाएगा, और ये हाइड्रोजन आयन अमोनियम के साथ और एक्स के साथ मिलके HX जाएगा, सोडियम जो है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए यूरिन में सोडियम लो होगा, पोटेशियम हाई होगा, और यूरिन पीएच एसिडिक हो जाएगी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ दिस HX, ये सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। और चूंकि प्रॉक्सिमल ये कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इसलिए यूरिन क्लोराइड लो ही रहेगा। तो दोनों सूरतों में यूरिन क्लोराइड लो होगा। डिफरेंस होगा यूरिन पीएच का और यूरिन सोडियम का। जनरेशन फेज में यूरिन सोडियम भी हाई होता है, पीएच भी हाई होती है। और मेंटेनेंस फेज में यूरिन सोडियम भी कम हो जाता है और यूरिन पीएच भी एसिडिक हो जाती है, कम हो जाती है। 3 का मसला सिंपल था, ऐसा मुश्किल तो नहीं था कि हाइपोकलीमिया से, उस दिन भी बात की थी कि भी हाइपोकलीमिया हुआ तो क्या होगा। हुँ? क्या होगा? अमोनिया जेनेसिस होती है, अमोनिया सिक्रीशन इंक्रीज होती है एक अप्रोक्सीमेट। तो अमोनिया जेनेसिस बढ़ गई। जी सर। अमोनिया जेनेसिस, हर एक मॉलिक्यूल जो अमोनिया का बढ़ेगा उसके साथ एक बाइकार्बोनेट की जनरेशन होगी, जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में बाइकार्बोनेट ऐड होगा। बाकी सर उसके हाइड्रो बाद हाइड्रो एमोनिया जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगी तो वो फिर हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देगी वहां पे। ठीक है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो उसके बदले में पोटेशियम सिक्रीट होना है या हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होना है। जब पोटेशियम लो होगा तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है, जो कि अभी टाइमर लग गया है, जो पोटेशियम की सिक्रीशन, जब पोटेशियम लो होगा तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और यहाँ आपके पास जो चैनल्स हैं कलेक्टिंग डक्ट में, इंटरकलेटेड सेल ए में, तो H के ATPase और H ATPase से हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी जब पोटेशियम कम होगा। ठीक है, अमोनिया जेनेसिस बढ़ेगी। और कलेक्टिंग डक्ट में ये वाला जो सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड की चैनल पे। और अगर पोटेशियम नहीं होगा तो ये क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन, ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि बाइकार्बोनेट का कोई ताल्लुक नहीं है। एनसीसी चैनल है जिससे सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है। ये TRPM जो 5 है कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है। और TRPV6 जो है जिसमें से मैग्नीशियम अब्सॉर्ब होता है। ये 3 किस्म की चैनल्स हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, बाइकार्बोनेट का कोई तल्लक कोई नहीं है।
तो ये लास्ट वाला इसलिए गलत था। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से बाइकार्बोनेट रिअब्सॉर्ब होता है या फिर इंटिग्रेटेड बी सेल से कलेक्टिंग डक्ट के। ये सीधा साधा था कि भी एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस सिर्फ विलियस एडिनोमा में हो रहे हैं, तो इसलिए जो यूरिनरी क्लोराइड का लॉस जो है वो कम हो जाएगा। तो डायूरेटिक में यूरिन का क्लोराइड लॉस ज्यादा होगा, बार्टर में ज्यादा होगा, जिटल में ज्यादा होगा, पेंडेट में ज्यादा होगा। और इन सारी कंडीशन में ए सी डी और ई, इन चारों कंडीशन में हाइपर एल्डोस्टेरिज्म है। बी में भी एल्डोस्टेरिज्म है, मगर दैट इज ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन। वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से जब हाइपर एल्डोस्टेरिज्म होगी तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो यूरिन क्लोराइड जो है लो हो जाएगा, यूरिन सोडियम लो हो जाएगा। मगर हाइपर एल्डोस्टेरिज्म जो प्राइमरी है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म में, और ये सिंड्रोम ऑफ एपरेंट एंडोकार्डियल एक्सेस में या जीआरए में इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हो जाने की वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी और प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से और कलेक्टिंग ये असेंडिंग लूपा फैलने से सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लोराइड की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, तो यूरिन क्लोराइड विल बी हाई। मगर वॉल्यूम डिप्लीशन में चूंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होती, तो इसलिए यूरिन क्लोराइड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सारा। ये जो फिल्टर क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में क्लोराइड जो है लो हो जाता है। 6 में आपके पास रीनल लिडल सिंड्रोम क्या था? लिडल सिंड्रोम क्या था? सर गेन ऑफ फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सोडियम चैनल, ईनैक चैनल्स। इनेक्स चैनल से एक्सेसिव सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, इनेक्स चैनल से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, तो जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन, रीनन की सिक्रीशन दोनों कम हो जाएंगी। तो ये बी सी डी ई में रीनल भी कम होगी और एल्डोस्टेरोन भी कम होगी ड्यू टू इंक्रीज सोडियम रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सोडियम एपिथेलियल चैनल। 7 में बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम का आपको पता ही है क्या होता है? प्रॉब्लम विद दी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन इन दी थिक एसेंडिंग लूपा फैले यहाँ पे। और ये जो जिटलमैन सिंड्रोम है उसमें प्रॉब्लम इज द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द एनसीसी चैनल, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, और लिडल सिंड्रोम का था इनएक्स चैनल से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ गई, जो भाई बात की है। और पेंड्रेम सिंड्रोम में ये पेंड्रेम चैनल जो है उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकती। और ये जो गॉर्डन सिंड्रोम है, दिस इज ऑपोजिट ऑफ जिटलमैन सिंड्रोम। वहां पे जिटलमैन सिंड्रोम में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन थी ऑफ एनसीसी चैनल, और जिटलमैन सिंड्रोम में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ एनसीसी चैनल की। यहाँ पे फंक्शन उसकी बढ़ जाती है, जिसे सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है। जब ये सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन आयन सिक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ऐड नहीं होगा या जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे बाइकार्बोनेट तभी जनरेट होगा जब यहाँ सोडियम की डिलीवरी बढ़ेगी, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इनएक्ट चैनल से बढ़ेगी, तो उसके बदले में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होंगे। अगर सोडियम क्लोराइड इस एनसीसी चैनल से ज्यादा अब्सॉर्ब हो गया, जैसे गॉर्डन सिंड्रोम में होता है, तो यहाँ पे सोडियम की डिलीवरी नहीं हुई, तो गॉर्डन सिंड्रोम में सोडियम ये डिलीवरी नहीं हुई तो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट नहीं हुआ, पोटेशियम सिक्रीट नहीं हुआ, इसलिए गॉर्डन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाकियों में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी और हाइपोकैलेमिया होगा। ये सिंपल था। सिस्टिक फाइब्रोसिस में, हाइपोकैलेमिया में, वॉल्यूम डिप्लीशन में और ये इंक्रीज डिस्टल सोडियम डिलीवरी में जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और एच आयन की सिक्रीशन कम होगी, ज्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की डिलीवरी बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज्यादा होगी, तो हर हाइड्रोजन आयन जो सिक्रीट हो रहा है उसके बदले में एक बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होगा।
हाइपोकैल्सीमिया का एसिड बेस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हाइपरकैल्सीमिया में वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से यू गेट एल्कलोसिस। हाइपोकैल्सीमिया का एसिड बेस से कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन No, है sir. कि नहीं? No, sir. नहीं है ना, सही, फिर नहीं तो चले। आज हम बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर्स। अब रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर ज्यादा प्रॉब्लम तो पल्मोनोलॉजिस्ट की है, मगर चूंकि एसिड बेस प्रॉब्लम हो गई तो नेफ्रोलॉजिस्ट का भी रोल बीच में आ जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को भी उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये वाली स्लाइड मैंने हर दफा दिखाई है, बार बार दिखाई है, दोबारा दिखाऊंगा। फिर ये जो है कौन सी इक्वेशन है ये वाली? H इज इक्वल टू 24 इंटू PCO2 ओवर बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इस इक्वेशन का? Sir, Kazal bleach. कैसरर ब्लीच इक्वेशन है, विच इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन क्या थी जी? क्या थी, याद है? -6.1 log plus PCO2 divided by bicarb. pH इज इक्वल टू, Sir, pH is दोबारा equal. बोले। Sir, pH is हाँ, equal to pKa plus log 10 of acid over base. H ठीक है, over HA. ठीक है। और ये जो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, इसका पीके कितना है? Sir, 0.03. ना, 6.1। जो पी के जो है 6.1 है इस बफर सिस्टम का। 0.3 क्या है? 0.3 इज द सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ CO2। ये जो CO2 की सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट है, अगर PCO2 40 है तो सॉल्युबल PCO2 जो के कार्बोनिक एसिड बनेगा वो 40 इंटू 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। मगर कैसर ब्लीच इक्वेशन में तो CO2 यूज होती है, हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन में कार्बोनिक एसिड यूज होता है, और बेस ऊपर चली जाती है और एसिड नीचे होता है। हाइड्रोजन आयन जो भी एसिड बेस डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उसकी सिवियरिटी इस जज ये क्वांटिफाई करना होगा तो आपको हाइड्रोजन आयन मेजर करना पड़ता है। हाइड्रोजन आयन को कैलकुलेट करने के, और पीएच हाइड्रोजन आयन से डिटरमिन होती है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज द फंक्शन ऑफ PCO2 ओवर बाइकार्बोनेट, और 24 इज द कांस्टेंट। ठीक है, जो अब CO2 जो रेगुलेट होगी दैट इज बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाइकार्बोनेट रेगुल होता है बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक जनरेशन पे और किडनी से एक्सक्रीशन से। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे CO2 डिसऑर्डर की, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से है। नॉर्मली about 20,000 millimoles of carbonic acid is produced. 20,000 मीन कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर मिलके 20,000 मिलीमोल्स बनते हैं, और इतना ही एक्सक्रीट हो जाता है। और यहाँ पे बैलेंस जो है, ये PCO2 नॉर्मल बिटवीन 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मेंटेन रखी जाती है। एवरेज जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी एक्सक्रीट हो रही है। अब अगर हाइपर वेंटिलेट करेगा पेशेंट तो हाइपोकैप्निया, CO2 वॉश आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोकैप्निया हो जाएगा, और दैट विल बी रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ठीक है, और अगर एक्सीशन जो है, वेंटिलेशन कम हो जाती है, CO2 वॉश आउट नहीं होने पाती, CO2 रिटेन हो जाती है, तो ये वाला जो PCO2 जो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, या CO2 की प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो उससे भी PCO2 जो है इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, और दैट विल रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर वॉश आउट जो हो रही है, CO2 कम हो जाती है, तो हाइपरकार्बिया या हाइपरकैप्निया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी।
अगर हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, CO2 वॉश आउट ज्यादा हो जाती है, तो हाइपोकैप्निया और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगी। ये तो सिंपल थी। अब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, दो कंपोनेंट उसकी मेजर, एक तो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन या जिसको एल्वियोलर वेंटिलेशन भी कहते हैं, दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। यहां से लेके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई तक जो एयर की मूवमेंट है इन एंड आउट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एल्वियोलर वेंटिलेशन। और सेकंड कंपोनेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, वो एल्वियोलाई की फंक्शन है, जिनमें परफ्यूजन ऑफ द एल्वियोलाई, ये पेरिक एल्वियोलर कैपिलरीज है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड आया और पल्मोनरी वेन से वापस चला गया, वो है। और दूसरा फंक्शन जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस between alveolus lumen एंड बिटवीन दी ब्लड, बैक एंड फोर्थ जो है कि ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से ब्लड के अंदर आएगी, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ पे, और CO2 इस ब्लड से वापस चली जाएगी। तो ये परफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है ये, और इसके बाद एल्वेलर की ये वाली। अब वेंटिलेशन दोनों की में से किसी एक की कम प्रॉब्लम होगी, तो एसिड बेस या CO2 बढ़ जाएगी या CO2 कम हो जाएगी। एल्वियोलर वेंटिलेशन का कंट्रोल कहाँ से होता है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि पॉन्स में और मेडुल्ला में मौजूद है, ये सारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है। और इसको जो इम्पल्सेस हैं, एफरेंट लिम्ब इसका लंग से है, इरिटेंट रिफ्लक्स जो रिसेप्टर्स हैं ट्रेकिया या लॉर्ज ब्रोंकाई में से, वहां से मैसेज चला जाएगा। लंग्स के अंदर से स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस से इम्पल्स चला जाएगा, मसल से चला जाएगा, और कीमो रिसेप्टर जो है सेंट्रल या पेरिफेरल में, जो कि लो CO2 इंक्रीज, ये इंक्रीज PCO2, लो O2, और इंक्रीज पीएच या डिक्रीज पीएच जो है, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच, एसिडोसिस होगी, CO2 इंक्रीज होगी, या ऑक्सीजन कम होगी। तो ये स्टिमुलाई जाएंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को और वो स्टिमुलेट करेंगे, जिससे एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेन और इमोशनल स्टिमुलाई थ्रू हाइपोथैलेमस जाते हैं, और जब फिर वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है, जो वॉलंटरीली पेशेंट ने सांस रोकना है या वॉलंटरीली सांस जो है या हाइपरवेंटिलेट करना है, तो दैट इज द इम्पल्सेस या ऑर्डर फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। और एफरेंट लिम्ब ये है, एफरेंट लिम्ब जो है डायाफ्राम को जो मोटर न्यूरॉन से मोटर नर्व फाइबर जा रहे हैं, और इंटरकास्टल मसल्स को, यहाँ से मैसेज जाएगा ब्रेन सेंटर, इसमें ब्रेन में मेडल्ला और पॉन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर को, और वहां से वापस इन वेसल से ये एल्वियोलस है एक, और यहाँ से ब्लड जो है आ रहा है, परफ्यूजन हो रही है ये ब्लड से, और यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, CO2 ब्लड से अंदर आ रही है और ऑक्सीजन अंदर से ब्लड में जा रही है। और दरमियान में ये मेम्ब्रेन है जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, और ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है तीन किस्म की। एक तो ये है कि आपकी परफ्यूजन, ये यहाँ पे जो वेंटिलेशन है एंट्री ब्रोंकस की, यहाँ पे ब्रोंकस की ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगी, इस एल्वियोलस में एयर कम पहुंच रही है। ठीक है। और ये जो है परफ्यूजन इसकी नॉर्मल है, यहाँ पे एयर कम पहुंच रही है, तो इसकी वजह से ये VQ मिसमैच जिसे बोलते हैं कि वेंटिलेशन और परफ्यूजन में मिसमैच हो जाएगा, कि परफ्यूजन ठीक है मगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। और अगर ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे एयर बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगी, और ये ब्लड जो है पेरिट्यूबुलर ये एल्वियोलर में से ऐसे का ऐसा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही वापस पल्मोनरी वेन में चला जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि भी ब्लड का जो है ये ब्लॉकेज हो गई, मे बी जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ,
तो ये एम्बुलेंस था जिसकी वजह से ये परफ्यूजन बंद हो गई, खत्म हो गई, मगर ये वाला जो है एल्वियोलस में एयर आ रही थी, ठीक है। तो इसमें भी परफ्यूजन नहीं होगी। द सेम वे जैसे ये लार्जर एयरवे पैसेजेस में, जैसे ब्रोंकियम में, ट्रेकियम में, यहाँ भी परफ्यूजन नहीं होती। इसको इसको डेड स्पेस कहते हैं, चूंकि इसमें परफ्यूजन नहीं हो रही। जब यहाँ पे परफ्यूजन नहीं होगी तो यहाँ भी डिफ्यूजन नहीं हो सकी, तो इस तरीके से ये डेड स्पेस जो से वो इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे हो सकती है कि वो मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है, मेम्ब्रेन थिकंड हो सकती है, जैसे पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज हो या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन जो है, डिफ्यूजन पाथ जो है वो थिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों सेगमेंट्स में, कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से CO2 जो ब्लड में है दैट विल बी अफेक्टेड। CO2 प्रोडक्शन का आपको पता होगा, क्रेब्स एसिड साइकिल याद होगा कि ग्लूकोज से पाइरूवेट और पाइरूवेट से एसिटाइल को ए और एसिटाइल को ए क्रेब्स एसिड साइकिल में जाता है। और इसकी मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट जो है, एक तो ATP है फॉर्मेशन, और दूसरा CO2 और H2O। कि ये CO2 प्रोड्यूस होती है, H2 एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली जो आपकी फैट से ग्लिसरॉल यहाँ पे एंटर होती है, अमाइनो एसिड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो तीनों जगह इस क्रेब्स एसिड साइकिल की मेटाबॉलिज्म तीनों मेजर कंपोनेंट की, ग्लूकोज की भी, फैट की भी, और प्रोटीन की थ्रू अमाइनो एसिड इस क्रेब्स साइकिल में होती है, जिसकी वजह से ATP, CO2 और H2O प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हाइपर मेटाबॉलिज्म हो, जैसे सेप्सिस है, मिलिग्नेंट मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, हाई टेम्परेचर है, थायराइड क्रासिस है, फीवर है, ओवर फीडिंग है, तो CO2 की प्रोडक्शन आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। अब ये जो CO2 प्रोडक्शन ओवर ऑक्सीजन कंज्यूम, इस रेशियो को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। CO2 प्रोड्यूस और ऑक्सीजन कंज्यूम, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उतनी ही CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यहाँ पे फैट्स की और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होती है और CO2 कम प्रोड्यूस होती है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे इस साइकिल का याद रखने की जरूरत है कि क्रेब्स एसिड साइकिल में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन तीनों की मेटाबॉलिज्म होती है, और एंड रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ CO2, H2O एंड ATP फॉर्मेशन। अब उसका क्या होता है? CO2 जो यहां से ब्लड के अंदर और ब्लड से RBC के अंदर चली गई, और जब RBC के अंदर चल के ये कंबाइन हो गई वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, ये H2CO3 बन गया। H2CO3 जो है डिसोसिएट हो गया इनटू HCO3 और H, ठीक है। अब ये H जो है इसने HBO2 के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, और ऑक्सीजन सेल के अंदर चली गई, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट यहाँ पे बना था, वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा HCO3 ब्लड के अंदर, और क्लोराइड उसके साथ एक्सचेंज कर जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है यहाँ पे, याद होगा किसी कॉर्टेक्स के किसी कोने में नाम याद आता होगा, क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिनन कहते हैं। कि जो बाइकार्बोनेट इस तरीके से RBC में बना, वो प्लाज्मा में चला गया, और ब्लड से या सीरम से जो क्लोराइड था वो बाइकार्बोनेट की जगह पे सेल के अंदर शिफ्ट हो गया, RBC के अंदर शिफ्ट हो गया, और ये बाइकार्बोनेट बाहर आ गया। तो PCO2 जो CO2 सेल के अंदर से आई थी, वो इस तरीके से बाइकार्बोनेट बन गया है,
ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट जो है, अब CO2 जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम दी टिश्यूज, दैट इज ट्रांसफर्ड एज बाई। ये एल्वियोलस है, इससे ऑक्सीजन यहाँ आ गई आरबीसी के अंदर प्लाज्मा से होके, और वहां से उसने एच रिलीज कर दिया। O2 हीमोग्लोबिन एक्सक्यूज के मी साथ सर, कंबाइन होगी। सर स्लाइड शेयर एच, नहीं हो रही सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर स्लाइड शेयर नहीं, शो नहीं हो रही आपकी, अब जस्ट नाउ, अब से नहीं हो रही। जैसे अभी से ये बस पिछले लास्ट 5-10 सेकंड से सर। अब नहीं सर, अभी भी नहीं। बाकियों से पूछ लें, उनको हो रही है, बिकॉज हमें तो नहीं हो रही। है सही बाकी। हेलो, नहीं हो रही शो सर। दोबारा। सर हमें भी स्लाइड शो नहीं हो रही। अब आई कि नहीं? नहीं नहीं सर। आ रही सर। मुझे तो इसके मुताबिक शेयर होनी चाहिए। शेयर स्क्रीन। अच्छा, चलें 2 मिनट दोबारा करते हैं इसको। जी, नहीं सर, अभी नहीं सर, मेरा ख्याल लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं आप। आप ही करो, मेरी तरफ से तो ठीक है इधर से, पर दोनों तीनों जगह पे तो नहीं होना चाहिए था। ओके सर, अब देखो। आप ट्राई करें, मैंने तो दोबारा। जी सर, अब आ गई है। सब जगह पे आ गई। जी सर, सर ये अब शेयर हो रही है, CO2 प्रोडक्शन वाली स्लाइड है सर। ठीक है, जी सर। सर हमारे पास शेयर नहीं हो रही। आप दोबारा लॉग ऑन हो, बाहर निकल के दोबारा लॉग ऑन हो। जी, सर और शो हो रही है। हो गई।
सर हो गई। चलें ठीक है। तो ये स्लाइड तो हो गई थी कि यहाँ प्रोडक्शन हुई CO2 की, और ये CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो गए। अब नेक्स्ट थी कि ये CO2 जो ब्लड सेल के अंदर प्रोड्यूस हुई, उसकी क्या फेट होगी, ये लंग्स तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ से CO2 आरबीसी के अंदर गया, H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना, और H2CO3 डिसोसिएट हो गया इनटू HCO3 और H। ये जो H इस तरीके से बना, इसने जाके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया और वहां से CO2 को रिलीज कर दिया, जो कि सेल के अंदर चली गई। और ये जो बाइकार्बोनेट बना वो ब्लड के अंदर चला गया, और ब्लड से क्लोराइड जो है वो अंदर आ गया। ठीक है, तो अब जितनी CO2 बनी थी, आई थी सेल के अंदर से आरबीसी के अंदर, वो वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना के ये डिसोसिएट होके HCO3 में कन्वर्ट हो गई, और HCO3 आपका ब्लड में चला गया, प्लाज्मा में चला गया, ब्लड तो आरबीसी में नहीं रहा, और उसके बजाय क्लोराइड जो है आरबीसी के अंदर चला गया, और ये फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। अब ये ब्लड जो इस तरीके से टिश्यू से ऑक्सीजन दे के और CO2 को लेके पहुंच गया लंग्स में, और वहां क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गई यहाँ से एल्वियोलस में से, यहाँ आके इसने HBO2 बना दिया, एचबी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गई, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ रिलीज हो गई कंबाइन इस बाइकार्बोनेट के साथ, जो कि प्लाज्मा में गया हुआ था, इस जगह पे वो वापस आ गया आरबीसी के अंदर, और जो क्लोराइड जो यहाँ आया था अंदर, वो यहाँ बाहर चला गया, और ये जो है H के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना, और जो डिसोसिएट हो गया इनटू H2O CO2, और CO2 जो है एल्वियोलस के अंदर डिफ्यूज हो गई और वहां से बाहर निकल गई। तो ये आपकी ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज एल्वोलाई के अंदर कैसे होती है, ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज टिश्यू लेवल पे कैसे होती है, और फिर ये एल्वियोलस से बाहर कैसे जाती है, विच इज कंट्रोल्ड बाय एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो इस सारे सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे अब CO2 इंक्रीज करेगी, तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगी, पीएच ड्रॉप करेगी, तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ CO2 ऑन द पीएच जो है, आपका बॉडी कंपनसेट करेगी बाय इंक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 इज इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन इज इंक्रीज, पीएच इज डिक्रीज, एंड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। कितनी इंक्रीज होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में? Bicarbonate is increased by 1 milli equivalent for each increase of 10 millimeters of mercury of PCO2। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि डेल्टा बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 0.1 इंटू डेल्टा PCO2। जितना PCO2 चेंज हुई है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उतना बाइकार्बोनेट इंक्रीज होना चाहिए था एक्यूट सिचुएशन में। और क्रॉनिक में bicarbonate increases by 3.5 for each 10 millimeters of mercury increase in PCO2. So that is equal to delta bicarbonate is equal to 0.35 into delta PCO2। ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। अब रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस में क्या होता है? PCO2 डिक्रीज हो गई, हाइपर वेंटिलेशन हो गई, तो PCO2 डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगी, पीएच बढ़ेगी, और बाइकार्बोनेट भी ड्रॉप कर जाएगा। दैट इज रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। ये जो चेंज है बाइकार्बोनेट में, दैट इज मैंडेटरी, या बाय डिफॉल्ट जो है जब PCO2 चेंज होगी, तो ये वाली चेंज होनी लाजमी है। अगर ये नहीं होती तो इसका मतलब है देयर इज मिक्स प्रॉब्लम, के भी मेटाबॉलिक कंपोनेंट में भी प्रॉब्लम है।
और ये एक्यूट से 3 to 5 डेज में कंप्लीट कंपनसेशन होगी बाय रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट। CO2 जब डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, जो मेटाबॉलिक कंपनसेशन कंप्लीट होगी 3 to 5 डेज में। तो 3 डेज से कम अगर पीरियड है तो एक्यूट या सब एक्यूट रहेगा, और अगर उससे पीरियड 3 डेज से बढ़ जाता है तो फिर आप कंप्लीट कंपनसेशन कंसिडर कर सकते हो। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में 2 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट फॉल करेगा फॉर एवरी 10, और क्रॉनिक एल्कलोसिस में 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ड्रॉप करेगा बाइकार्बोनेट फॉर एवरी 10 ड्रॉप ऑफ PCO2। तो डेल्टा बाइकार्बोनेट यहाँ हो जाएगा डेल्टा बाइकार्बोनेट इक्वल टू 0.5 इंटू डेल्टा PCO2। अब पीएच पे क्या इफेक्ट होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है थोड़ा सा, कि एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, PCO2 बढ़ेगी, तो पीएच जो चेंज होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि PCO2 बढ़ने से पीएच पे क्या इफेक्ट होगा। तो डेल्टा पीएच इज इक्वल टू 0.008 इंटू 40 माइनस PCO2। ठीक है, अब अगर आपकी PCO2 40 से 50 हो जाती है, 10 मिलीमीटर मर्करी बढ़ती है, तो 0.008 इंटू -10 वही आ जाएगा -0.08। तो 7.4 से ये माइनस हो जाएगा, तो पीएच 7.32 हो जाएगी अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है। इसी तरह अगर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो डेल्टा पीएच विल बी इक्वल टू 0.003 इंटू 40 माइनस PCO2। तो अगर 40 से 50 हुई है, 10 मिलीमीटर इंक्रीज हुई है, तो 10 इंटू 0.003 जो 0.03 आ जाएगा, तो 7.4 में से वो माइनस हो जाएगा, तो पीएच 7.37 हो जाएगी। अब अगर आपके पास पेशेंट आ गया है जिसमें ब्लड गैसेस शो करती हैं कि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो आपने डिसाइड करना है कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। तो आपने PCO2 की चेंज आई है उसको कंपेयर करना है पीएच की चेंज के साथ। अगर 10 PCO2 इंक्रीज हुई है तो पीएच अगर 0.08 डिक्रीज हुई है तो इट इज एक्यूट, अगर 0.03 ड्रॉप हुई है तो इट इज क्रॉनिक, और अगर इन बिटवीन है तो सब एक्यूट हो सकता है या मिक्स हो सकता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में डेल्टा पीएच जो है इज इक्वल टू 0.008 इंटू 40 माइनस PCO2। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में PCO2 ड्रॉप होगी, तो जितना डिफरेंस होगा PCO2 जो 40 से जितनी PCO2 कम होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.008 से, तो वो आपको फैक्टर आ जाएगा जो डेल्टा पीएच का। इससे 40 से 30 ड्रॉप हुई है, तो पीएच आपकी 0.008 इंटू 40 माइनस 30 वो 10 हो जाएगा, 0.008 इंटू 10 0.008 हो जाएगा, तो पीएच आपकी 7.4 से 7.48 हो जाएगा। और क्रॉनिक के लिए ये यूज होगी कि 10 मिलीमीटर अगर ड्रॉप हुई है PCO2, तो पीएच आपकी 0.017 चेंज होगी फॉर ईच 0.1 यूनिट। तो इसको आप उसी तरीके से 0.0017 मल्टीप्लाई बाई जितनी PCO2 ड्रॉप हुई है, और उसको आपने पीएच में ऐड कर देना है कि चूंकि PCO2 ड्रॉप हो गई तो पीएच आपकी बढ़ती है। तो अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है आपके पास, तो डिसाइड करना है कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। तो PCO2 और पीएच को दोनों को रिलेशनशिप देखोगे, अगर PCO2 10 ड्रॉप हुई है तो पीएच अगर 0.08 ड्रॉप हुई है तो इट इज एक्यूट, और अगर पीएच 0.017। जी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.017 हो जाएगी, 0.0017 फॉर 1 मिलीमीटर। ठीक है,
पीएच जो है, डेल्टा पीएच जो है 0.0017, और ये अगर 10 मिलीमीटर ड्रॉप हो गया तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये 0.017 हो जाएगी, और 7.4 प्लस 7.017 7.457 हो जाएगी। क्रॉनिक में बहुत कम इफेक्ट होता है पीएच पे। ये 0.017 जो है वो 10 के लिए है। तो अब एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है अगर तो ज्यादा हो जाती है या कम हो सकती है, तो उसके काजेज जो है सेंट्रल भी हो सकते हैं, और चेस्ट वॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इंट्रिंसिक लंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? और फिर ये डिफ्यूजन और प्रोफ्यूजन का प्रॉब्लम हो सकता है एल्वियोलर रेंज में। जैसे यहाँ पे दिखाया था कि ये आपकी मिसमैच हो रहा है वेंटिलेशन और प्रोफ्यूजन का, जिसमें वेंटिलेशन कम हो रही है, या ये मेम्ब्रेन आपकी प्रॉब्लम दे रही है, थिकंड हो गई है ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिजीजेज या इंटरस्टिशियल एडीमा। तो इन दोनों में अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल और यहाँ एक्सट्रिंसिक लंग प्रॉब्लम है, या ये एल्वियोलर जो भी प्रॉब्लम थी दूसरी कंपोनेंट जिसमें ये परफ्यूजन या वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हुई। तो डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है। अब अगर इंटरनल लंग डिजीज है, अगर माइल्ड इंटरनल लंग डिजीज है, तो उससे क्या होगा? हाइपॉक्सिया होगा। अपाक्सिया होगा तो स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन होगी, तो हाइपोकैप्निया हो जाएगा, हाइपोकार्बिया या रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो सकती है। अगर स्वीयर स्वीयर हाइपो ये हो जाए अगर इंट्रिंसिक लंग डिजीज, तो फिर हाइपोक्सिया भी हो सकता है, और हाइपरकैप्निया भी हो सकता है कि जो हाइपरवेंटिलेशन हुई थी दैट वाज नॉट इनफ टू ब्लो आउट द CO2। तो सीवियर लंग डिजीज और माइल्ड लंग डिजीज में आपकी रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगी, सीवियर लंग डिजीज में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको बोलते हैं। इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए ये प्रॉब्लम एल्वोलाई में है या एक्सटर्नल टू एल्वोलाई है, आपने ए ग्रेडियंट निकालना है। ए एल्वियोलर टू आर्टेरियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट, PaO इज द एल्वियोलर ऑक्सीजन और PaO2 इज द आर्टेरियल ब्लड की ऑक्सीजन। तो एल्वियोलर ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं? FiO2 percentage of the oxygen in the air into ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वाटर पेपर प्रेशर। वाटर वेपर प्रेशर जो है उसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस PCO2 डिवाइडेड बाई R विच इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट फॉर CO2 के CO2 जो है ऑक्सीजन से ज्यादा डिफ्यूज होती है। ठीक है। तो अब उस एल्वियोलस में जो एयर बाहर से आई उसमें तो 21% थी, और जो CO2 जो ब्लड से आके एल्वियोलस में आई उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए ये माइनस हो गई। तो ये FiO2 इज यूजली एट 0.21 देखी जाती है एट रूम एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 760। वाटर पेपर प्रेशर जो है, वाटर वेपर प्रेशर इज 47 एट 37 डिग्री। ठीक है। और ये कैलकुलेशंस करेंगे आपकी कि 0.21 इंटू 760 माइनस 47, तो ये तकरीबन 715 आ जाएगा। PCO2 40 है, और ये R की वैल्यू एट रेस्ट और नॉर्मल टेम्परेचर इज 0.8। तो जितनी PaCO2 है तकसीम बाई 0.8 वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका ए ग्रेडियंट आ जाएगा। नॉर्मल वैल्यू इज 10। ठीक है। अगर ये ग्रेडियंट ज्यादा है दैट इज मीन कि एल्वियोलस में ऑक्सीजन ज्यादा है, उतनी आर्टेरियल ब्लड में नहीं जा सकी, तो इसका मतलब है कि भी देयर वाज प्रॉब्लम विद द डिफ्यूजन जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन की नहीं हो सकी। तो नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 10,
और एज के साथ ये चेंज हो जाती है, और वो कैलकुलेट करने के लिए एज के हिसाब से कितना होगा, ये दो फार्मूले हैं। एक तो 2.5 प्लस FiO2 इंटू एज इन ईयर्स, 80 साल का है, और FiO2 0.21 है, 0.21 इंटू 80 प्लस 2.5, या एज इन ईयर्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4। तो ये एज के हिसाब से कितना वैल्यू होगी ए ग्रेडियंट की। एडल्ट में इट इज लेस देन 10। अब पेशेंट जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के, जिनमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्क्लोसिस हो रही है, यूजली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है, यूजली सिक हैं, और साथ हाइपोक्सिया भी होगा, और इनवेरिएबली उनको ऑक्सीजन लगी हुई होगी। अब ऑक्सीजन अगर लगी हुई है तो उससे FiO2 चेंज हो जाएगी। अगर तो रूम एयर है तो इट वाज 0.21। अगर ऑक्सीजन आप दे रहे हो नेजल कैन्यूला से 1 लीटर पर मिनट, तो FiO2 0.24 हो जाएगी। 2 लीटर पर मिनट से 0.28 हो जाएगी। 3 लीटर से 0.32, 4 से 0.36, 5 से 0.4, और 6 से 0.44। ये जितनी फ्लो रेट होगा नेजल कैन्यूला से, उसके हिसाब से आपकी जो FiO2 चेंज हो जाएगी, जो कि रूम एयर पे 0.21 थी। अगर आप ऑक्सीजन मास्क के दे रहे हैं तो 5-6 के लिए 0.4, और 6-7 के लिए 0.5, 7.8 के लिए 0.6। और ये आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर्स नहीं दिखाए गए। तो मास से जब कभी भी ऑक्सीजन देनी है तो 1.1 2 3 4 लेटर अगर मास से देखो तो रीब्रीदिंग होगी CO2 को। इसलिए मास में तब देते हैं जब आपने 5-6 लीटर से ज्यादा देनी हो, 1 2 3 4 लीटर देनी हो ऑक्सीजन, तो फिर नेजल कैन्यूला यूज करें। मास अगर रेजरवायर के साथ है तो फिर ये हो जाएगी वैल्यू 6 लीटर पर मिनट से 0.6, 7 से 0.78, और सो कॉल ये वैल्यूज हैं। आमतौर पर ये नेजल कैन्यूला ही होगा, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी कि किस तरीके से FiO2 चेंज हो जाएगी उस फार्मूले के लिए, जो ए ग्रेडियंट निकालने के लिए। अब रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हुई। एक चीज तो आपने पहले डिटरमिन कर ली कि एक्यूट थी या क्रॉनिक था, और यहाँ पे आपने ये ए ग्रेडियंट निकाल के ये डिसाइड कर लेना कि वेयर इज द डिफेक्ट जो है। अगर रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस है, दैट इज लो PCO2 है, लो बाइकार्बोनेट और हाई पीएच है, और ए ग्रेडियंट 10 से ज्यादा है, 20 मिलीमीटर मर्करी जो है एल्डरली में, तो इट मींस हाइपर वेंटिलेशन हो रही है विद इंट्रिंसिक लंग डिजीज। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है, कि निमोनिया हो सकता है, परम्बोलिज्म हो सकती है। और अगर ए ग्रेडियंट 10 से कम है तो इसका मतलब है कि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है विदाउट इंट्रिंसिक लंग डिजीज, जैसे फीवर है, प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस है, पेन है, कोई भी वजह जो है जिसमें हाइपर वेंटिलेट करेगा विदाउट इंट्रिंसिक लंग डिजीज के, तो वहां ग्रेडियंट आपका 10 या उससे कम रहेगा। ये रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस के काजेज हैं जहां आपका ए ग्रेडियंट जो है 10 से कम होगा। एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो सकती है, हार्मोनल इफेक्ट हो सकता है, और ड्रग्स हो सकती हैं जैसे कैटेकोलामीन्स, प्रोजेस्टेरॉन, मिथाइलजैंथीन, सैलिसिलेट्स, डॉक्सीप्रेम, निकोटीन, ये स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को। प्रेगनेंसी में ज्यादा हो सकता है, हाइपोथर्मिया में हो सकता है, लिवर फेलियर में हो सकता है, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में, सेप्सिस में, और रिकवरी फ्रॉम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, ये वहां पे ए ग्रेडियंट नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल लंग डिजीज नहीं है। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया अगर होगा किसी वजह से भी, तो एनीमिया में है, हाई एल्टीट्यूड में, हाइपरटेंशन में, उस पे भी पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा, तो वो भी एक्सट्रिंसिकली लंग डिजीज के बगैर होगा। अब इंटरनल लंग डिजीज में जहाँ पे ए ग्रेड 10 से ज्यादा हो जाएगा, ये सारी कंडीशन हो सकती है, माइल्ड पल्मोनरी एडीमा, माइल्ड एम्बोलिज्म, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, निमोनिया या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, रिलेटिवली माइल्ड जो है। अगर सीवियर होगी तो फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा।
माइल्ड डिजीज होगी तो सिर्फ O2 डिफ्यूजन जो है वो इफेक्ट होगी, सीवियर डिजीज होगी तो O2 और CO2 डिफ्यूजन दोनों इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के काजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हो सकते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस जिसे मसल वीकनेस हो गई, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गई, थोरैसिक स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज हो गई, और ये ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन, ये पिकविकियन सिंड्रोम हो गया, COPD हो गई। सीवियर ओपीडी में, COPD में क्या होता है? ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, तो कीमो रिसेप्टर जो है पेरिफेरल और सेंट्रल में, वो हाई CO2 से वजह से स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को। मगर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी तो ये जो हाई CO2 का स्टिमुलेटरी इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर आदी हो जाते हैं हाई CO2 को, तो इस वजह से वो CO2 ज्यादा होने की वजह से हाइपरवेंटिलेट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हाइपॉक्सिया जो सिर्फ स्टिमुलस रह जाता है, तो ऐसी COPD में इसलिए जब आप ऑक्सीजन देते हो तो वो स्टिमुलस भी आप रिमूव कर देते हो, तो इसलिए COPD वाला पेशेंट जो है, जब उसको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, ऑक्सीजन दोगे तो वो हाइपॉक्सिया वाला भी स्टिमुलस खत्म कर दोगे, जो हाइपर वेंटिलेशन जो है वो हाइपो में कन्वर्ट हो जाएगी और CO2 और रिटेन हो जाएगी। ठीक है, अब जिसकी वजह से CO2 नार्कोसिस हो सकती है। दूसरी वजह COPD में ये वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, इसलिए कि एल्वुलाई जो है उनका डायमीटर ज्यादा हो जाता है, तो कैपिलरी का डायमीटर तो उतना ही रहता है, तो मिसमैच हो जाएगी वेंटिलेशन परफ्यूजन की। और तीसरा जो है, जो एम्फाइजीमा लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने की वजह से डायफ्राम डिप्रेस हो जाएगी, तो उसकी कंप्लायंस कम हो जाएगी, इसलिए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में डायफ्राम ज्यादा मूव नहीं कर सकेगी, तो उस वजह से भी हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स रिलेटिवली अगेन, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, उनके अपने साइंस और सिम्टम्स मिनिमाइज होते हैं और ज्यादातर जो अंडरलाइंग डिजीज है उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। मगर अगर सीवियर रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगी तो यू कैन हैव पैरास्थीसिया, सर्कमओरल नम्बनेस, चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया, टेटनी, डिजीनेस हो सकती है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, सिनकोपिया, सीजर हो सकती है। रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस causes cerebral vasoconstriction, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस से सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट अक्सर जो हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट की CO2 लो रखना चाहेंगे ताकि सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाए और मजीद ब्लीडिंग ना हो। जो पोटेशियम कम हो जाने की वजह से ब्लोटिंग हो सकती है, नमनेस, मसल स्पैज्म इन द हैंड, कैल्शियम आयोनाइज कैल्शियम कम हो जाने की वजह से, पैल्पिटेशंस, फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपरवेंटिलेशन की वजह से, ड्राई माउथ, माउथ ब्रीदिंग की वजह से, और ये एक और ये चीज आ जाती है कि सीवियर रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस हो तो विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म कम हो सकती है, तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया वगैरह हो सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्लिनिकल फीचर्स में मिनिमम सिम्टम्स है, वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी, पेशेंट में भी एंग्शियस लुकिंग, डिस्निया की कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप की, और हाइपर सोमनोलेंस जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से कि रात को जागेगा तो दिन को मनूदगी ज्यादा होगी, हाइपर सोमनोलेंस हो जाएगी। और पीए प्रेशर जो है, आर्टियल CO2 प्रेशर इंक्रीज करेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, डिलीरियम हो सकता है, उससे कंफ्यूजन हो सकती है, सोमनोलेंस हो सकती है, और पेशेंट कोमा में जा सकता है, जिसको CO2 नार्कोसिस कहते हैं। एस्टिक्सिस हो सकते हैं, मार्क्लोनस हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं,
पेपिलिडीमा हो सकता है जो कि सेरेब्रल वेसोडाइलेटेशन की वजह से, कंजक्टाइवा और सुपरफिशियल फेशियल वेसल की डायलेटेशन हो सकती है। तो ये तो मोटी मोटी बात थी, क्योंकि ये ज्यादातर टॉपिक जो है रिलेटेड टू पल्मोनोलॉजिस्ट है, मगर थोड़ा बहुत आपको नो हाउ होना चाहिए था इसको मैनेज कैसे करना है। तो वहाँ अक्सर पल्मोनोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होंगे। रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस है तो रीब्रीदिंग, पेपर बैग से रीब्रीद करवाएंगे, और अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है मैनेजमेंट में। और एक चीज मैंने पिछली दफा भी बताई थी आपको, दोबारा मुझे आप बताएंगे कि याद है कि नहीं, कि रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस में सिम्टम जो है मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस की निस्बत ज्यादा होते हैं, याद है जी? जी सर। क्यों है डिफरेंस? सर बिकॉज ऑफ द इंट्रासेलुलर एसिडोसिस साथ अल्कलोसिस साथ चल रहा होता है। फिर मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में क्या होता है इंट्रासेलुलर? सर इंट्रासेलुलर एल्कलोसिस होती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर। और मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में उसमें इंट्रासेलुलर एसिडोसिस होती है। एसिडोसिस होती है। तो इसलिए वो एल्क्लोसिस के जो साइन सिम्टम्स हैं वो इंट्रासेलुलर एल्क्लोसिस के साथ ज्यादा होंगे। तो इसलिए मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में रिलेटिवली कम इफेक्ट है। इसी तरह मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस से हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया ज्यादा है एज कंपेयर टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्क्लोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हुआ? ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस में सेल के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा हुई है, इसलिए ये हाइड्रोजन बाहर कम है तो हाइड्रोजन बाहर आएगा। और यहाँ पे CO2 कम होगी तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्कलोसिस होगी, यहाँ पे एसिडोसिस होगी। तो ये सिम्टम्स जो हैं इस वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में ज्यादा होते हैं। ठीक, जी हाँ सर। जी, कोई कोई क्वेश्चन? नो सर। काफी आज है? नो सर। नहीं? नहीं। और फिर ये जो 2-3 वाले हैं उनको तो पूछना चाहिए अगर नहीं समझ आई तो। जी सर, उनके नाम नोट करते हैं आज, तो नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे उनका क्या परफॉर्मेंस रहती है। हाँ, मैं सकता है फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा वही MCQ दे दूं। ठीक, बिल्कुल सर, इसको ये अपनी रिवाइज भी हो जाएगा इनका। वो रिवाइज कर दें, मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल की है। वो मैं लेक्चर भेजा था पिछला वाला, जी सर। तो ये भी मैं मेल कर देता हूँ आज का। जी सर, आज वो ईमेल कर दीजिएगा ताकि ठीक रिवाइज है, हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम से मैंने कुछ केस स्टडीज करनी है इसी से डिसऑर्डर से, जिसमें आप लोगों ने ही इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें सर नेक्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा या क्या? नहीं, ये तो होगी ना एसिडोसिस एल्कोसिस, बस इतनी रेस्पिरेटरी काफी था इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या कह रहे थे सर आप? नेक्स्ट टाइम जो है इंटरप्रिटेशन आर्टेरियल ब्लड गैसेस की कैसे करनी है, ठीक है, सिनेरियोस और वगैरह उसके देंगे। एग्जांपल सिनेरियो के साथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir. रिकॉर्डिंग